बेटा हमने वेक्टर्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ा, ठीक है। एंड उसके बेसिस पे फाइनली कंक्लूजन ये निकाला कि वेक्टर्स में एडिशन ही है जो वैलिड ऑपरेशन है, उसी एडिशन के बेसिस पे ही हम सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। मतलब हमने ये कंक्लूजन निकाला कि वेक्टर्स में सब्ट्रैक्शन जो है वो एडिशन की हेल्प से होती है, तो कोई ऐसा रूल नहीं है जो डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन की बात करे। सो वेक्टर्स में सब्ट्रैक्शन भी हम ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ही करते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्शन एडिशन तो करते ही करते हैं, सब्ट्रैक्शन भी हम ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ही करते हैं। तो आज क्या करने वाले हैं बेटा, हम आज सबसे इम्पोर्टेंट एक प्रोसेस है जिसे थ्रू आउट द फिजिक्स यूज करना है आपको। पूरा जब तक फिजिक्स पढ़ोगे तो ये कॉन्सेप्ट यूज होगा ही होगा। दिस इज कॉल्ड एज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व करना सीखेंगे, वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे इनटू इट्स कंपोनेंट्स। रिजॉल्व करना क्या होता है? किसी वेक्टर का इफेक्ट देखना है, ठीक है। रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर मींस इट इज ए प्रोसेस ऑफ splitting a vector into its components। किसी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में स्प्लिट करने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को, उस फिनोमेना को रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब ये स्प्लिट करना क्या होता है या कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो हम इसमें बात करेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन है, और बेटा इस एक्स वाई प्लेन में हमारे पास एक वेक्टर है ए, एक्स वाई प्लेन में एक वेक्टर ए है, और ये जो वेक्टर है ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है थीटा। ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है थीटा। लेट ए वेक्टर मेक्स एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। कंसीडर ए वेक्टर ए making an angle theta with x एक्सिस। कोई वेक्टर है a नाम से जो x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। लेट ओ पी, ओ से स्टार्ट हुआ पी पे खत्म हुआ, ठीक है। लेट ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। ओ से स्टार्ट और पी पे खत्म होके इसे हम बोलते हैं ए वेक्टर। क्या करेंगे बेटा, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। किसके ऊपर? परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स के ऊपर, और मान लेते हैं ये एम है, राइट। तो अलोंग एक्स एक्सिस अगर पी तक पहुंचना है, अलोंग एक्स एक्सिस हम चलेंगे एम तक, और फिर एम से चल पड़ेंगे पी तक, जैसे ग्राफ में भी करते हैं। फ्रॉम पी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर। कहां पर ड्रॉ करना है? ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, कहां पे? एक्स एक्सिस के ऊपर। तो ये परपेंडिकुलर है, इसलिए ऐसे एज्यूम कर लेते हैं एम, ये ओ से एम। अब ये आपको एक ट्राइंगल दिख रही है बेटा, इन ट्राइंगल ओपीएम आप ये कंक्लूड करोगे, अगर हम इस ट्राइंगल में
OPM में अगर हम ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएं, क्या देखें कौन सी दो साइड्स हैं जो सेम ऑर्डर में है इन ट्रायंगल OPM। बेटा अगर हम ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएं तो हम लिखेंगे OM वेक्टर प्लस MP वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर। O से लेके M तक और M से लेके P तक जो वेक्टर है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं OP से, या ऐसे भी बोल दो, या OP वेक्टर इज इक्वल टू OM प्लस MP। लेकिन जो OP वेक्टर है बेटा वो तो A वेक्टर है, सो वी राइट A वेक्टर इक्वल टू OM वेक्टर क्या है। अब समझना बेटा, आपने वेक्टर्स की एक क्लास में यूनिट वेक्टर पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। कैसे डिफाइन किया था बेटा यूनिट वेक्टर को, याद करो, कोई बताएगा यूनिट वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। कैसे डिफाइन करते हैं? वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे, जब भी आप किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा यूनिट वेक्टर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आप ये बोल सकते हो किसी भी वेक्टर को अगर लिखना है तो यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दो मैग्नीट्यूड के साथ। मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर इज वेक्टर, ध्यान से समझना। अलोंग एक्स एक्सिस जो यूनिट वेक्टर होता है उसका नाम क्या रखा था? हमने नहीं रखा, स्टैंडर्ड है। अलोंग एक्स एक्सिस जो यूनिट वेक्टर होता है उसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं, याद है? उसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अलोंग वाई एक्सिस जो यूनिट वेक्टर है उसे हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी वेक्टर को लिखते कैसे हैं? मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। बेटा अगर ये है AX और ये है AY, मतलब इसका X कंपोनेंट, ये इसका Y कंपोनेंट, तो हम OM को लिख सकते हैं I इंटू AX प्लस J इंटू AY। व्हाट इज AX? AX जो है ना, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ OM। इसे बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ A along X एक्सिस। OM जो है along X एक्सिस है और AY क्या है? MP। It is component of A along Y axis। तो आपके पास A वेक्टर क्या बना? I इंटू AX प्लस J इंटू AY। देखो, तो हमारे पास ये जो वेक्टर है इसका मतलब इन XY प्लेन, वैसे काम की बात यहां से स्टार्ट है, इससे पहले तो एडिशन के बेसिस पे ही बताया, सिंपली याद रखें क्योंकि हम यूज इसी को करेंगे जो अब देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई XY प्लेन है, ठीक है, XY प्लेन मतलब ये मैं ले लूं Y एक्सिस और ये ले लूं X एक्सिस, X Y। इस XY प्लेन में अगर कोई वेक्टर A है जो कि X एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इस वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करना है? इन XY प्लेन A वेक्टर is represented as, क्या लिखेंगे बेटा? A वेक्टर को हम, XY प्लेन है, we write A वेक्टर इक्वल टू I इंटू AX प्लस J इंटू AY। क्या लिखेंगे बेटा? I इंटू AX प्लस J इंटू AY। What is X? AX, sorry. Here AX is the component
of A along x-axis and AY is component of A along y-axis। बेटा जरूरत नहीं है बार बार मेंशन करने की कि I और J क्या है, बिकॉज ये स्टैंडर्ड है, हम ये नहीं मेंशन करते बार बार कि एक्स एक्सिस इधर बनाते हैं। ये I है और ये J है। अलोंग एक्स एक्सिस जो यूनिट वेक्टर है दैट इज I, अलोंग वाई एक्सिस जो यूनिट वेक्टर है वो J है। ध्यान से देखना बेटा, इंपॉर्टेंट पार्ट यहीं से स्टार्ट है। अगर एक्स वाई प्लेन में किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो आपने लिखना I इंटू ए एक्स जे इंटू ए वाई। ए एक्स क्या है, मतलब कंपोनेंट का मतलब क्या है कि अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूं तो ये होता है ए एक्स, ये है ए एक्स और ये है ए वाई। मतलब जो बेस है जो एक्स एक्सिस के अलोंग है वो है ए एक्स और जो वाई एक्सिस के अलोंग है वो है ए वाई। नाउ द पर्पस इज ये कंपोनेंट हम फाइंड कैसे करें। ठीक है, क्या नाम दिया था हमने, ओ पी एम। इन ट्राइंगल ओपीएम दिख रही है बेटा, ओपीएम ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में अगर आप ध्यान से देखें ओ एम डिवाइडेड बाय ओपी, base divided by hypotenuse is cos theta. So we can say that OM is equal to OP cos theta. Also, इसी ट्राइंगल में MP divided by OP is sin theta. MP by OP sin theta है, जिसका मतलब है कि जो MP होगा वो होगा OP इंटू साइन थीटा। बेटा जो OM है दैट इज AX, मतलब इट इज कंपोनेंट ऑफ A along x एक्सिस। मैग्नीट्यूड है ये सिर्फ। OP यहां से लेके यहां तक जो वेक्टर है वो A वेक्टर है, लेकिन अगर OP तो लेंथ ऑफ द एरो है, तो लेंथ ऑफ द एरो मींस मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो हम लिखेंगे AX इज इक्वल टू A cos थीटा, AY इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू साइन थीटा है। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है ये, कि जब भी आपके पास कोई वेक्टर होगा जिसे आप लिख रहे हो I इंटू ए एक्स प्लस जे इंटू ए आई, तो उसमें अगर थीटा कौन सा एंगल है, थीटा इज द एंगल मेड बाय ए वेक्टर विद व्हाट, विद एक्स एक्सिस। अगर ए वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाए, ये जैसे दिख रहा है, तो ए एक्स हो गया ए कॉस थीटा और ए वाई हो गया ए साइन थीटा। इसलिए एक्स वाई प्लेन में अगर इस वेक्टर को लिखना है तो आप इस वेक्टर को बेटा ऐसे लिखोगे, देयरफॉर ऐसे लिखोगे ए वेक्टर इज इक्वल टू आई इंटू ए कॉस थीटा प्लस जे इंटू ए। हमारे न्यूमेरिकल्स इस पे बेस्ड होंगे, ये फॉर्मूला यूज होगा न्यूमेरिकल्स में, आई इंटू ए कॉस थीटा प्लस जे इंटू ए साइन थीटा। सो किसी भी वेक्टर को अगर हम आई इंटू ए एक्स प्लस जे इंटू ए वाई लिखते हैं तो इसका मतलब वो वेक्टर क्या है, आई इंटू ए कॉस थीटा प्लस जे इंटू ए साइन थीटा। बेटा इस एक्सप्रेशन में जो ए एक्स है दैट इज कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस। हम ये अभी तो खुद से ले रहे हैं एक्स वाई प्लेन, अदरवाइज कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, यहाँ आई लिखा है, जहां आई लिखा होगा इसका मतलब वो एक्स कंपोनेंट है, इसका मतलब वो हॉरिजॉन्टल साइड है, और जहां जे लिखा होगा वो वाई कंपोनेंट है। आई और जे एक्स के ही, ए वेक्टर के ही कंपोनेंट्स हैं। अभी अगर फिर से शॉर्टकट में बता दूं, ये तो हमने पूरा एनालिसिस किया, कोई भी वेक्टर है, अगर ये देखिए
ए वेक्टर है उसे क्या लिखोगे, आई इंटू ए एक्स प्लस जे इंटू ए वाई। अगर ये ए वेक्टर मेक्स एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस देन ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा। ये यूज करते हैं बेटा, मैंने आपको रीजन तो बता दिया बट यूज ये करना है, ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। से दिस इज इक्वेशन 1, ये सेकेंड और ये थर्ड इक्वेशन है। ए वेक्टर जो है दैट इज आई इंटू ए एक्स प्लस जे इंटू ए वाई। ए एक्स इज ए कॉस थीटा, ए वाई इज ए साइन थीटा। तो अगर ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या करें, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 2 and 3। दो इक्वेशंस दिख रही है बेटा, ये इक्वेशन सेकेंड, ये इक्वेशन थर्ड। इन दोनों इक्वेशंस का स्क्वायरिंग करके इनको ऐड करो। जब आप इनको स्क्वायरिंग करके ऐड करोगे तो आप लिख पाओगे ऐसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर। ये ए इंटू एक्स नहीं समझना आपने, ये ए एक्स लिखा है जैसे A1 A2 A3 लिखते हैं। इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आप बेटा इन दोनों से ए स्क्वायर कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो कंक्लूजन ये निकला कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो ए कितना हुआ फिर, स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। इतना नोट कर लीजिए पहले आप। So what we have here, now I'll take with the help some mathematical values लेके बताता हूँ। मान लीजिए बेटा ये एक्स वाई प्लेन है, समझना आप, अब आपको बड़ा आसान लगेगा। और यहाँ एक पॉइंट है जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और 4। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 and 4। अगर मैं ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक कुछ भी नाम रख लो, पॉइंट पी रख लो, ओरिजिन से लेके पॉइंट पी तक एक वेक्टर बनाता हूं और नाम रख देता हूं उस वेक्टर का बेटा ए। क्या नाम रख लेता हूं इस वेक्टर का, ए। तो कैन यू मेक ए गेस कि अब मैं इस ए वेक्टर को लिखूंगा क्या, कौन बताएगा बेटा। ये 3 और 4 लिखने का मतलब क्या है कि इसका ये चीज जो है ये 3 है और ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाला जो है ये 4 पॉइंट्स है। इसी को मैंने तो बोला था ये ए एक्स है, ये ए वाई। बोलो सर, हमारी एक्स की वैल्यू हमें वो, जैसे कि हमारा हमें पता फर्स्ट ऑर्डिनेट हमेशा एक्स का होता है, तो हमें 3 वैल्यू से ले लेनी है और 4 का हाँ जो होता है सेकंड होता है। हाँ वो प्री डिफाइंड है, हम नहीं, इसमें कोई बोलेगा नहीं कि आपने ये एक्स एक्सिस में लेना है। ये हमारा मेथड ही लिखने का स्टैंडर्ड ऐसा है, एक्स वाई लिखता है। तो आपने क्या करना है, 3i प्लस 4j लिख लेना है, खत्म। और अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखना है, देखो फिर मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम से भी प्रूव करा दूंगा। मैंने क्या समझाया आपको, वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स। जो आई का कंपोनेंट है उसको बोलते हैं ए एक्स। तो ए एक्स का स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर। क्या बनेगा, 7 बनेगा क्या ना, 25 बनेगा। 9 plus 16 will be square root of 25, that would be equal to 5। अब अभी तक आपने जो पढ़ा है उसके हिसाब से देखोगे ना, देखो ये 3, ये 4, ऑब्वियसली ये 5। कैसे लगाओ पाइथागोरस थ्योरम और चेक कर लो, 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो कोई भी वेक्टर अभी आपको एक्स वाई प्लेन में दिया है, ए वेक्टर दिया है जैसे, तो आप क्या लिखोगे,
आई प्लस जे। अब यहाँ जो नंबर्स होंगे उसके बेसिस पे पता चलेगा आपको ये, और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये यूज होगा बेटा बार बार। इसी को अगर मैं ऐसे बोलूं, देखो इस पे बेस्ड थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन दे रहा हूं। मान लीजिए, कॉन्सेप्ट समझो, अब थोड़ा सा उसको एलैबोरेट करके बता रहा हूं। ये एक फोर्स लगा रहे हैं हम, ये एक फोर्स लगा रहे हैं किसी बॉडी के ऊपर। यहां एक बॉडी पड़ी है ओरिजिन पे, और हम फोर्स ऐसे, जैसे सूटकेस को खींचते हैं, लेट के थोड़ी ना खींचते हैं सूटकेस को, या ना ही ऊपर खींचते हैं। सूटकेस को हम एंगल पे खींचते हैं हमेशा, लेकिन ये एंगल अगर थीटा है, सपोज करो दिस इज एफ। अब इस एफ को एक्सप्रेस कैसे करेंगे, मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे वो समझना। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इसको बोल देंगे एफ एक्स, इसको बोल देंगे एफ वाई। हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो कैसे लिखूंगा मैं, आई विल राइट एफ वेक्टर इक्वल टू आई इंटू एफ एक्स प्लस जे इंटू एफ वाई। क्या लिखूंगा बेटा एफ वेक्टर को, आई इंटू एफ एक्स प्लस जे इंटू एफ वाई। अंडरस्टूड है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या लिखूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा और क्या बताया, ये जो एफ एक्स है ये होता है एफ कॉस थीटा, ये जो एफ वाई है ये होता है एफ। बेटा आज हमने अभी तक जो भी पढ़ा है ना, उसका समरी ये है। इसमें आपको कोई चीज अगर आपको अभी दिक्कत लग रही तो अभी बता दो, अगर मैं अभी बता दो बाद में नहीं, क्योंकि इससे मुझे पता चलेगा कौन कितना अटेंटिव होके सुन रहा है जो मैं बोलता हूँ। ऐसे ये बोलना बड़ा आसान है, सारा रिपीट कर दो, है ना, बोलना ही है, बट सारा रिपीट करने से भी समझना तो आप में ही पड़ेगा। इसलिए वील गो स्टेप बाय स्टेप। इसमें कोई दिक्कत, कॉस क्यों लिखा, साइन क्यों लिखा, कोई प्रॉब्लम, या ये कैसे आ गया, इसके अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ा बेटा आज हमने। एक फोर्स हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब एक्स एक्सिस के साथ अगर थीटा एंगल बनाती है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है एफ कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट हो गया एफ इंटू साइन थीटा। ठीक, सो अगर क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे दूं, ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन is making an angle of 30 degree with x-axis, right? Represents the force in vector form. कहां पर, in xy plane. A force of 10 Newton is making an angle of 30 degree with x-axis in xy plane. Represent the force in vector form. इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो क्या दिया हुआ है बेटा, मैं कराऊंगा पहले आपको इस तरह के क्वेश्चंस, फिर आपसे करवाएंगे। हमें क्या क्या गिवन है, न्यूमेरिकल करने का बेस्ट टेक्निक क्या है। सबसे पहले जो भी इतनी बड़ी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट होगी उस स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखो कि क्या क्या दिया हुआ है हमें। क्या क्या दिया हुआ है, एक फोर्स दी हुई है जिसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, मैं लिख लूंगा एफ कितनी, 10 न्यूटन।
10 न्यूटन की एक फोर्स है जो कि एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रही है। तो हम एक्स एक्सिस वाले एंगल को ही तो 30 थीटा बोलते हैं, तो लिख देंगे 30 डिग्री। रिप्रेजेंट द फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, ये है बेटा वेक्टर फॉर्म, जिसमें क्या लिखा है आई इंटू एफ एक्स प्लस जे इंटू एफ वाई। तो मुझे बताओ, अगर ये हमारे पास एफ है, ये थीटा है, व्हाट इज एफ एक्स? एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या होगा? एफ cos 30, that is equal to 10 into root 3 by 2। fx कितना हो गया? 10 into root 3 by 2, which means that fx is equal to 5 root 3। of course हमें यहाँ यूनिट न्यूटन दिया है, तो हम यहाँ न्यूटन ही लिख लेंगे। fx क्या है? 5 रूट 3। दूसरा हमें दिया है, अच्छा, फोर्स को वेक्टर फॉर्म में फाइंड करना है। दूसरा हम ये फाइंड करेंगे कि फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, एफ वाई क्या है, दैट इज एफ साइन 30। बेटा जो एफ है वो तो 10 है, साइन 30 होता है 1/2, तो ये आ गया 5 न्यूटन। एफ एक्स कितना आ गया? 5 रूट 3। एफ वाई कितना आ गया? 5। घबराना नहीं है, देयरफॉर एफ वेक्टर इज इक्वल टू 5 रूट 3 आई प्लस 5j। ये आपका फाइनल आंसर आ गया वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए। एफ वेक्टर इक्वल टू 5 रूट 3 इंटू आई प्लस 5 इंटू जे। ऑफकोर्स न्यूटन लिख लीजिए आप, कुछ पूछना तो पूछो। ठीक है, देखिए अगर यही एंगल, देखो वेक्टर में एंगल का इंपॉर्टेंस, डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है। अगर यही एंगल में 60 डिग्री कर दूं तो यहाँ 5 आएगा और यहाँ 5 रूट 3 आ जाएगा। कैसे? थीटा 60 होगा तो ये cos 60 तो 1/2 होता है, तो ये 5 आ जाएगा, राइट। और यहाँ पर sin 60 रूट 3/2, 5 रूट 3 आ जाएगा। अच्छा, एक चीज आप चेक भी कर सकते हैं, ये है ना वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यहाँ आपको ये वेक्टर दिख रहा है 5 रूट 3 आई प्लस 5j। तो जब आप वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आई का कोफिशिएंट क्या है? 5 रूट 3, तो उसका स्क्वायर करना। जे का कोफिशिएंट क्या है? 5, उसका स्क्वायर करना। सो 5 रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया सोचो? 25 इंटू 3 75, प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। सो दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 100। तो 100 का स्क्वायर रूट कितना हुआ? 10 हुआ ना? 10 ही तो था। चेक करो, एक और क्वेश्चन है। The horizontal component of a force of 10 Newton is 10 by root 2 Newton. Find the vertical component. Find the vertical component of force. बेटा देखिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज गिवन 10 रूट 2। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना दिया है? फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया है 10 न्यूटन, और उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो दिया है 10 बाय रूट 2। मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट होता है, वो दिया 10 बाय रूट 2। ठीक है, न्यूटन में ही लिखो। लेकिन और बोला है ये फाइंड करो, एफ वाई फाइंड कर लीजिए। एफ एक्स दिया है 10 बाय रूट 2, एफ वाई फाइंड करना है, एफ इज 10। सो एफ एक्स हमारा होता है एफ कॉस
थीटा, ठीक है। एफ वाई हमारा होता है एफ साइन थीटा। बेटा जब आपको एक्स एफ एक्स पता करना है, एफ एक्स गिवन है इनफैक्ट, तो यहां से ऐसे लिख सकते हैं कि एफ एक्स गिवन है 10/√2 इक्वल टू एफ भी गिवन था 10 इंटू कॉस थीटा। थीटा और ये एफ 10 और 10 कैंसिल हो गया। जब 10 और 10 कैंसिल हो गया तो बेटा कॉस थीटा कितना आया? बोलो कॉस थीटा आया 1/√2। कॉस की कौन सी वैल्यू 1/√2 होती है, ये तो याद है, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। सेकेंड पार्ट क्या है? एफ वाई फाइंड करना है, तो बोलेंगे एफ वाई इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना है बेटा 10 साइन थीटा, थीटा तो हमने निकाल दिया साइन 45, तो आपका एफ बनेगा 10 इंटू 1/√2, तो एफ वाई भी वही आ गया कितना 10/√2। एफ एक्स भी 10/√2, एफ वाई भी 10/√2। तो अगर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा इस फोर्स को ना, ऐसे लिखना 10/√2 आई प्लस 10/√2 जे। दोनों कंपोनेंट बराबर ही हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि एंगल 45 निकला आपका, तो आपको पता है cos 45 और sin 45 बराबर ही होते हैं। cos 45 भी 1/√2 और sin 45 भी 1/√2। अगर आप इस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 10 आना चाहिए। देखो मैग्नीट्यूड निकालोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विल बी स्क्वायर रूट ऑफ आई का कोफिशिएंट क्या है उसका स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट क्या है उसका स्क्वायर, so this will become 100/2 100/2 200/2 हो गया। 200/2 मतलब रूट ऑफ 100 दैट इज 10, तो 10 ही तो था। ठीक है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आई और जे वाला समझ में आएगा, तो अभी इसी को हम जनरलाइज कर देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन 3-dimensional स्पेस। representation of a vector in 3-dimensional space। किसी वेक्टर को 3D स्पेस में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे। x y z 3D हो गया। along x एक्सिस जो यूनिट वेक्टर होता है उसे i से, along y एक्सिस जो यूनिट वेक्टर होता है उसे j से, along z एक्सिस जो यूनिट वेक्टर होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर k। 3D व्यू दिखाऊं आपको ऐसे, देखो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, सॉरी z एक्सिस, और ये y एक्सिस। ठीक है, ये पीछे है, जैसे रूम में आप देखते हो तो ये डायगोनल बना लूंगा यहां में। 3 डायमेंशनली आपको ये ऐसे देखना है जैसे जिस भी रूम में आप बैठे हो, एक कॉर्नर से लेके बीच में से होते हुए दूसरे कॉर्नर तक, फेस का डायगोनल नहीं है,
पूरा 3 डायमेंशनल है। इसमें देखो ऐसे 2D व्यू देखना तो ऐसे देखना, ये एक वेक्टर है ए। बेटा इस वेक्टर में यहाँ पर अगर आपको ये तो आप देख पा रहे हैं ना इजिली कि ये ax होता है और ये ay होता है। ऐसे ही अगर परपेंडिकुलर z एक्सिस के अलोंग ड्रॉप करते हैं इधर, तो ये जो कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं az। 3D स्पेस में यहाँ देखो ये है आपके पास ax, ये है ay। अब ये बोलो ay, इसको बोलो ay, इसको बोलो ay, बराबर ही तो है सारे, इसको बोलो ay। ठीक है, ये जो ax मैंने यहां बोला, आप ax इसको भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। और az देखो, ये है az, ये है az, ये है az, ये है az, ये है az। तो 3D स्पेस में किसी वेक्टर को कैसे लिखना है? a वेक्टर इज इक्वल टू i इंटू ax j इंटू ay plus k into az. What is ax? It is component of a vector along x-axis, component of a vector along y-axis, component of a vector along z-axis. और magnitude कितना? And magnitude of a vector is equal to square root of ax square plus ay square plus a into नहीं az square then whole square। स्क्वायर रूट कर लिए सभी का, स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस a इंटू जेड स्क्वायर। ठीक है, इतना पता चल रहा है। चले फिर आगे देखो, इसमें भी इसको हम यूज करेंगे। विल डिस्कस हाउ टू रिप्रेजेंट दिस। डन हो गया ना ये सभी का? पोजीशन वेक्टर इन स्पेस। कैसे डिफाइन किया था बेटा पोजीशन वेक्टर को? कैन एनीबॉडी टेल मी पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर इन स्पेस किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन से, देखो x y z, किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन से अगर हम वेक्टर ड्रॉ करते हैं, ये ओरिजिन से वेक्टर ड्रॉ करते हैं और नाम रख ले हम a वेक्टर, या पोजीशन वेक्टर बोलना है, अभी a तो बड़ी बार बोल दिया। सपोज कोई पॉइंट है यहाँ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x y z, तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहां से देखो, अगर O से लेके P तक एक वेक्टर बनाऊं, नाम रख लूं R वेक्टर, यहां बोलेंगे हेयर O से लेके P तक बनाया, इसलिए OP वेक्टर लिखना है, इक्वल टू R वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ, किसका पोजीशन वेक्टर है बोलो? इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। O से लेके P तक जो वेक्टर बनाया, इट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, इफ x y z आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, देन ये R वेक्टर होगा ix jy प्लस kz, और मैग्नीट्यूड ऑफ R होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ R विल बी इक्वल टू x का, i का कोफिशिएंट क्या है? x, राइट x स्क्वायर, j का कोफिशिएंट y, राइट y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर।
ठीक है, दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट वेक्टर। ये एक वेक्टर और ये उसका मैग्नीट्यूड, पोजीशन वेक्टर इन स्पेस। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं -1 2 3, तो यहाँ वैल्यू डालनी है यहाँ, लेकिन हमेशा पॉजिटिव आएगा। यहाँ आ सकता है -1i, बट -1 का स्क्वायर तो +1 ही होगा। ठीक है, ये किसी भी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है अगर आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करना है। तो जहां आपने i लिखा है इसका मतलब वो x कंपोनेंट है, जहां y लिखा वो y, और जो z वाला है वो z एक्सिस के अलावा, जो j के साथ है वो y, जो k के साथ है वो z। नाउ सपोज कि y x z, एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, कोई दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2 है, इसके कंपोनेंट्स कोऑर्डिनेट्स x2 y2 and z2. There is a point P whose coordinates are x1 y1 z1. There is a point Q whose coordinates are x2 y2 z2. This is origin of the coordinate system. ठीक है, क्वेश्चन ये है, a particle moves from P के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 to Q के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2. A particle moves from P to Q. Find magnitude of PQ. P से Q तक जो गया वो डिस्टेंस कितना होगा? ठीक है, डायरेक्टली भी बता सकता हूं मैं, बट थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करके बताता हूं। क्या करें बेटा, O से लेके P तक वेक्टर बना दो, नाम रख दो R1। O से लेके Q तक वेक्टर बना दो, नाम रख दो R2। ठीक है, Q है ये। P से लेके Q तक वेक्टर बना दो, नाम रख दो, क्योंकि PQ फाइंड करने के लिए बोला है, नाम रख दो R। रख दिया? ठीक है, R1 वेक्टर क्या होगा? I into x1 j y1 k z1। R2 वेक्टर क्या होगा? I into x2 j into y2 plus k into z2। ठीक है, R1 R2 इन ट्राइंगल OPQ ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करना है। ये देखो कौन सी दो साइड्स हैं ट्राइंगल की जिनका ऑर्डर सेम है। इन ट्राइंगल OPQ we write OP vector plus PQ vector is equal to OQ vector। OP plus PQ equal to OQ। तो बेटा जो हमारा OP है वो तो है R1, PQ जो है वो है R, it is equal to OQ, that is R2। तो R vector कितना हो गया? Can we write that R vector is equal to R2 minus R1? R vector is equal to R2 minus R1। पता चल गया? R2 minus R1 आपका R वेक्टर बनेगा, इसमें से ये माइनस करो, I कॉमन आ जाएगा, तो आ जाएगा x2 minus x1। माइनस करना है इसमें से इसको, j into y2 minus j into y1, j कॉमन आ जाएगा, y2 minus y1 प्लस k कॉमन आ जाएगा, z2 minus z1। ये बन गया हमारे पास R वेक्टर। तो पूछा था मैग्नीट्यूड निकालो, तो ये देखो ये जो PQ है इसको बोला मैंने R वेक्टर, तो PQ का मैग्नीट्यूड जो होगा वो R का ही मैग्नीट्यूड हुआ। देयरफॉर इसी को बोल सकता हूँ PQ वेक्टर। PQ वेक्टर को क्या लिखूं? I into x2 minus x1 j into y2 minus y1 plus k into z2 minus z1। तो PQ का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ
x2 minus x1 होल स्क्वायर, x का i का कंपोनेंट लेना है ना, y2 minus y1 होल स्क्वायर, z2 minus z1 होल स्क्वायर। इसी को डिस्टेंस फॉर्मूला भी बोलते हैं। डायरेक्टली आप ये यूज करेंगे, ऐसे दिया हुआ है एक पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स, दूसरा पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट, पार्टिकल यहाँ से गया, तो बताओ मैग्नीट्यूड कितना है। सिंपली राइट x2 minus x1 होल स्क्वायर, y2 minus y1 होल स्क्वायर, z2 minus z1 होल स्क्वायर एंड देन फाइंड द स्क्वायर रूट। ठीक है, इतना कर लीजिए आज। कोई डाउट है तो बताइए। राइट, कल हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा मैं इसको और एंगल का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, डायरेक्शन कोसाइंस पढ़ेंगे। आप एक लेक्चर बेटा फिर से देख लो, अगर आपके पास नहीं है तो मुझे बताना, आई विल शेयर विद यू, जिसमें हमने वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी ना, जिसमें साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह पढ़ा था। वो ट्रिग्नोमेट्री वाला रिलेशन जो लेक्चर था हमारा, इनिशियली हमने पढ़ा था एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में, उसको थोड़ा सा दोबारा से देख लेना। ठीक है, थैंक यू। सर कल हमारा टेस्ट है वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन का। बेटा संडे को है टेस्ट आपका। अच्छा संडे को। संडे को, हाँ कल पढ़ लेना। एप्लीकेशन में। हाँ एप्लीकेशन पे होगा टेस्ट। ओके थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर।